हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टर इनसाइट। लेटेस्ट जो एसएससी का नोटिस है उसे हिसाब से CHSL 2020 शुरू हो रहा है 4 अगस्त से एंड CGL 2020 शुरू हो रहा है 13 अगस्त से। तो इसी हिसाब से आपके पास एक महीना और बचा है। तो जो भी ये CHSL एंड CGL एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स है उनके लिए ही ये वीडियो है। उनको ये लास्ट एक महीना कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसा उनका डेली रूटीन होना चाहिए, कैसे उनको मॉक्स देना है, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। तो पहली मैं एक बात आपको मेंशन कर देती हूँ कि जैसे कि इतना दिन एग्जाम्स पोस्टपोन हुआ है, लॉकडाउन चल रहा था, बहुत ही ख़राब सिचुएशन था आसपास, हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा डिले हुआ है। तो अब जब एसएससी ने एग्ज़ाम्स के लिए कैलेंडर दे दिया है तो हो सकता है कि आप लोगों के मन में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है। ये स्वाभाविक है, ये बहुत ही जनरल है, क्योंकि जैसे कि ऐसे एग्ज़ाम्स डेट अनाउंस हो जाता है तो सभी एस्पिरेंट्स के मन में थोड़ा बहुत टेंशन आ जाती है कि कैसे क्या करना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये टेंशन करने के लिए टाइम आपके पास नहीं है। आप ये टेंशन में आपका जितना टाइम बर्बाद होगा वो टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टाइम आप छोड़ दो, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ो। टेंशन करने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। एग्जाम के बाद टेंशन करना कि हम कट ऑफ क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, मेरा ये पोस्ट होगा कि नहीं, वो सब अब तब टाइम आपको मिलेगा टेंशन करने को। अब आपके पास सिर्फ एक ही टाइम है, वो है आपको पढ़ाई करना है। एकदम जोर शोर से पढ़ाई करना है, जितना आप करना चाहो पढ़ाई, जितना घंटा आप पढ़ने चाहो वो उतना घंटा आप पढ़ो। बट कोई भी नेगेटिव थिंग्स सोचने के लिए आप टाइम बर्बाद कर दे, ऐसे पढ़ने के लिए बैठे हो और आपके मन में ये सब ख्यालात आ जाए कि कट ऑफ इतना आता है तो मेरा क्या होगा, मुझे इससे ज़्यादा स्कोर करना है, ये सब सोच के एकदम ही टाइम बर्बाद करने की टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सब को एकदम साइड में रखो। ये सब करने के लिए आपको एग्जाम के बाद टाइम मिलेगा, अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये मैं दोनों पार्ट में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट पार्ट ये होगा कि जिनका प्रिपरेशन हो चुका है, जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट है, उसको क्या करना है। एंड सेकेंड पार्ट है जिनका इनकम्प्लीट प्रिपरेशन है, जिनका प्रिपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सिलेबस अभी तक खत्म नहीं है, उनको क्या करना है, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो प्रिपरेशन जिनका कंप्लीट हो चुका है उसके लिए मैं एज्यूम करती हूँ कि जो भी 2018 एंड 19 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सब आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। 2018 एंड 2019 को क्यों मेंशन किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि TCS ने एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया था 2018 एंड 2019 के एग्जाम से। फर्स्ट जो एग्जाम TCS ने लिया था वो था जनवरी 2019, वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 का एग्जाम था, ठीक है। उसके बाद CGL 2018 का एग्जाम हुआ था। तो इससे जनवरी 2019 से TCS ने एग्जाम्स लेना शुरू किया है। तो TCS का जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चाहे वो CGL हो CHSL हो, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ये मैं एज्यूम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन कंप्लीट है। आपको प्रिपरेशन के अंदर ये प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं ये एज्यूम करती हूँ कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए। तो आपका जो एक पूरा दिन है वो उसको आपको दोनों पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। देखिए, इतना दिन जो चल रहा था आपका रूटीन वो तो ठीक है, बट अब जब एग्जाम आ चुका है तो मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि आपका थोड़ा सा भी जो भी एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज था उसको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे एंड आपका जो पूरा टाइम है वो आप पढ़ाई पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो होगा ही। तो ये जो पूरा टाइम है आपका दिन का वो आपको दोनों तरह से डिवाइड करना होगा। कैसे? दिन का एक पार्ट आपका होगा सिर्फ रिवीजन करने के लिए। रिवीजन के अंदर क्या आएगा, आपको जो भी लगता है कि अभी आपको एक बार और रिवाइज करना चाहिए, एक बार और देखना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, वो आप रिवीजन के अंदर डाल दो, ठीक है। तो दिन में ये रिवीजन के अंदर ही आपको 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना होगा आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स को अब तो आपको बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है, इसलिए करंट अफेयर्स को आप एटलीस्ट 1 घंटा दे सकते हो एंड अदर्स जो भी आपको टाइम बचेगा वो आप जनरल नॉलेज को ऊपर कंसंट्रेट करना, ठीक है। क्योंकि जनरल नॉलेज याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो ये लास्ट जो 30 डेज है उतना आपके लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है। आप ट्राई करना कि 1 से 1.5 घंटे आप जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करो। उसके अलावा जो भी टाइम आपका बचता है वो सब टाइम आपका जो भी रिवीजन करना है, जो भी आपको लगता है कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है वो आप कर लो, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं और एक पॉइंट पे कि मैथ्स का जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करती कि आप ये लास्ट डेज में नए कुछ ट्रिक्स सीखें। आपने जो ऑलरेडी सीख लिया है वो यूज करके आपने बहुत कुछ मैथ्स में प्रैक्टिस कर लिया है तो ठीक है,
बट अभी आपको बहुत नया कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स सीखना अलग बात होता है एंड वो एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट करना की अलग बात होता है, ठीक है। उसके लिए आपका रिगोरस प्रैक्टिस होना चाहिए। वो शॉर्ट ट्रिक्स को किस तरह से आप एक मैथ्स में एग्जीक्यूट कर सकते हो, किस तरह से उसको यूज करते हो, इसके ऊपर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप वो ट्रिक्स अच्छी तरह से एग्जाम हॉल में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप इस लास्ट दिनों में कोई भी नए तरह की शॉर्ट ट्रिक्स को आप लर्न करें। एंड अगर आपको करना ही है लास्ट 15 डेज में कुछ भी मत करना, ये मेरा आपके लिए पर्सनल सजेशन है। आप लास्ट 15 डेज में एटलीस्ट कोई भी मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखना, क्योंकि वो एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ओके। तो अब आते हैं मॉक्स पे, आपको मॉक्स कैसे देना है, ठीक है। तो देखिए, जिनका भी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है उनके लिए मैं अब बात कर रही हूँ, उनको दिन में अब से 2 मॉक्स देना होगा, ओके। तो आपके पास टोटल 4 वीक्स बचा है। 4 वीक्स में इसके बाद जो कंसेक्यूटिव 3 वीक्स आएगा, वो 3 वीक्स में हर एक दिन आपको 2 करके मॉक्स देना है, ओके। तो दैट मीन्स आपको 21 डेज में आपको 42 मॉक्स हो गया यहाँ पे, ओके। आपका ऑलरेडी 42 मार्क्स हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट 1 वीक बचा होगा उसमें आप डेली 3 मॉक्स दोगे, ठीक है। तो आपका टोटल मॉक्स का नंबर क्या हो गया, 63, ठीक है। अगर आप ये नंबर मेंटेन नहीं भी कर पाए तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ एटलीस्ट आपका मॉक नंबर 50 to 60 आप रखने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए, ये जो आप ये लास्ट 3 वीक आप दिन में 2 मॉक्स देंगे। मॉक्स देने से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका मॉक का एनालिसिस करना, ठीक है, क्योंकि ये जो मॉक का एनालिसिस करोगे उसके ऊपर बेस करके भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। आप एनालिसिस करके ढूंढ निकालोगे उसमें आपका कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, कहाँ पे आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उसको निकाल के आप उसके बेसिस पे भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि मॉक्स होता है 1 घंटा के लिए, ठीक है, एंड 2 मॉक्स के लिए आपको 2 आवर लगेगा। एंड ये 2 मॉक्स का जो एनालिसिस होगा उसके लिए आप एटलीस्ट 3 आवर इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो 2 मॉक्स एंड इसके एनालिसिस के लिए टोटल आपको 5 आवर्स इन्वेस्ट करना होगा एक दिन में, ओके। एम आई क्लियर, ठीक है। तो दिन में आप जितना घंटा भी रिवीजन करो, जितना घंटा भी आप करंट अफेयर्स जीएस करो, उसको अलग करके 5 आवर्स आपको मॉक्स के लिए अलग से रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ये जल्दी जल्दी में एनालिसिस मत करना, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनालिसिस करना, क्योंकि वो एनालिसिस है आपका नेक्स्ट क्या आपको पढ़ना है, कहाँ पे आपका फ्लॉज है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप सुबह जो भी आपका रिवीजन करना है, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि दिन में दोपहर तक आप ये कर लो, उसके बाद दोपहर के बाद ऐसे कि 3 या 3:30 बजे से आप अपना मॉक स्टार्ट कर सकते हो। 1 घंटे के एक मॉक्स देने के बाद मुझे तो बहुत टायर्डनेस आ जाता है, तो आई एम श्योर कि आपको भी आएगा, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेके एक एग्जाम देना पड़ता है मॉक में। तो एक ही मॉक देने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो और उस मॉक का एनालिसिस भी देख सकते हैं। उसके बाद आप सेकेंड मॉक देना, ठीक है। एंड ये मॉक का एनालिसिस हो जाने के बाद अगर आपका टाइम बचता है तो आप रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो आपने जो भी मॉक का एनालिसिस किया उसके ऊपर बेस करके आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको चलना है आगे आने वाले 3 वीक, ठीक है। दिन में जितना घंटा आप पढ़ोगे उसमें 5 आवर्स आपको अलग से अलॉट करना पड़ेगा सिर्फ मॉक एंड एनालिसिस के लिए, ओके। एंड उसके अलावा जो भी टाइम बचता है उसमें आपको रिवीजन करना होगा एंड करंट अफेयर्स जीएस पढ़ना होगा। ये रहा आपके आगे आने वाले 3 वीक के स्ट्रेटेजी। एंड इसके बाद जो लास्ट 1 वीक बचा होगा उसमें आपको डेली 3 मॉक देना है, ठीक है। अब जब ये आप 3 मॉक देना स्टार्ट करोगे तो ये हो ही सकता है कि आप अच्छे से एनालिसिस करने को आपको टाइम ना मिले। तो देखिए, ये जो 3 वीक का एनालिसिस था, मॉक एनालिसिस था, उसमें मैं बहुत ही आपको इसमें फोकस करने के लिए बोल रही थी कि आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए। बट जब आपका एग्जाम के आगे सिर्फ एक लास्ट वीक बचा होगा तब आपको एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तब आपका सिर्फ मॉक ही एकमात्र फोकस होना चाहिए, क्योंकि तब सिर्फ आपको स्पीड चाहिए, ओके। एनालिसिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस एनालिसिस के ऊपर बेस करके हम कुछ सीखे, हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें, हमें जो भी फ्लॉज है उसे हम ढूंढ निकाले। बट लास्ट वीक में वो ढूंढ निकालने के बाद भी बहुत कुछ करने का टाइम नहीं रहता है, इसलिए ये बेहतर होता है कि उससे ज्यादा हम
हमारे स्पीड पे फोकस करें, ठीक है। स्पीड पे तो आपको वैसे ही फोकस करना है, स्पीड के लिए ही हम मॉक देते हैं, ठीक है। तो स्पीड पे आपको वैसे ही फोकस करना होगा एंड इसलिए मैं लास्ट जो आप 21 मॉक्स दोगे एक वीक में, उसमें आपको ज़्यादातर मॉक के लिए फोकस करना होगा एंड एनालिसिस आप ऑफ कोर्स करोगे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट एक वीक में हम सिर्फ मॉक के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, बट आगे जो लास्ट 3 वीक बचा है उसमें आपको दोनों के ऊपर ही इक्वली फोकस करना है, ठीक है। कभी भी एनालिसिस को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो आई होप जिनका प्रिपरेशन हो चुका है उनके लिए मैं जो भी आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ आपके लिए वो क्लियर होगा एंड आई होप इट विल हेल्प यू, ओके। सो अब आते हैं जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। तो देखिए, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के अंदर बहुत टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं, बट उन सभी को तो मैं अलग अलग करके नहीं बता सकती, तो इनके लिए मैं एवरेज बोलती हूँ कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। ऐसा हो ही सकता है कि कोई है कि जिनका सिर्फ 3 मंथ्स हुआ है वो कर रहे हैं उनका प्रिपरेशन, कोई हो सकता है कि उनका 90% प्रिपरेशन हो चुका है बट उनका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस नहीं हुआ है। ऐसा बहुत तरह का एस्पिरेंट्स होगा जिसका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रिपरेशन जब कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको लेकर आप टेंशन मत करना, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले कहा कि टेंशन करने के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपका इनकम्प्लीट बचा है, मतलब जो भी आपने अभी तक सिलेबस में कंप्लीट नहीं किया है, उसमें से जो भी आपको लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप पहले कर लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो आप बाकी जो रह जाएगा वो आप कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो करना है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस, ओके, मतलब 2018 और 2019 का जो भी क्वेश्चंस है वो आपको कवर करना होगा। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। देखिए, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे पूछते हैं कि क्या मैम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पढ़ने से मुझे कॉमन मिलेगा। देखिए, ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, यहाँ पे कॉमन मिलेगा या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज्यादातर कभी भी कॉमन नहीं आता है एक्सेप्ट कुछ इंग्लिश वोकेबुलरी, उसको अगर छोड़ दे तो कुछ भी ऐसे कॉमन नहीं आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं है। बट कभी भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस क्यों आपको इतने करने के बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि उसका जो पैटर्न है उसमें आपको ढलना होगा, उसमें आपको यूज टू करना होगा। जो भी मैथ्स आते हैं वो जो रूल्स लगा के हम मैथ सॉल्व करते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आएगा, बट एग्जैक्ट तो वो क्वेश्चंस नहीं आएगा ना, तो इसे ही हम कॉमन बोलते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपके लिए करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आप जितना करोगे उससे आप यूज टू होगे, ओके। आपको यूज टू होना, एग्जाम्स का जो पैटर्न है, जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें आपको यूज टू होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे लेटेस्ट पैटर्न में अगर आप एक बार ढल जाओ तो एग्जाम हॉल में जाके आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये क्या आ गया है, ठीक है। प्रिपरेशन एक अलग बात होता है एंड उसमें बेस करके जब हम एग्जाम देने जाते हैं वो थोड़ा सा अलग बात होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये करना है कि जो भी आपको छूट गया है वो उसमें से जो भी आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले आप पढ़ लो एंड बाकी जो भी रह जाएगा वो उसके बाद आप पढ़ लेना। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, 2018-2019 का जो भी टीचर्स क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस आपको एकदम से कर लेनी चाहिए। ये चलता रहेगा आपके लिए भी। दिन में आप एटलीस्ट 1 आवर इन्वेस्ट करना करंट अफेयर्स के लिए। जीएस तो वैसे ही पढ़ो, अगर आपका इनकम्प्लीट सिलेबस रह गया है तो आप जीएस तो वैसे ही पढ़ोगे, बट करंट अफेयर्स जो है वो आप एटलीस्ट अब से दिन में 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ज्यादातर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एग्जाम्स के लास्ट डेज में करंट अफेयर्स पढ़े, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो आप आगे से एज्यूम नहीं कर सके कितना तक आपको पढ़ना है, तो इसलिए डेली 1 घंटे करके करंट अफेयर्स पढ़ो। एग्जाम के जो लास्ट 15 डेज है उन दिन से आप स्टार्ट करोगे आपका मॉक टेस्ट। अब डेली 1 मॉक दोगे, मतलब आपके पास जो लास्ट 15 डेज होगा उसमें से फर्स्ट वीक को आप डेली 1 मॉक दोगे। एग्जाम के आगे जो लास्ट 1 वीक होगा उसमें आप ट्राई करना कि दिन में 2 करके मॉक दो, ठीक है। तो इसमें टोटल आपका 21 मॉक होगा। अब देखिए, ये प्रिपरेशन टू प्रिपरेशन वेरी करता है। अगर आपका प्रिपरेशन जस्ट एंड में आ चुका है तो आप थोड़ा सा आगे से भी अपना मॉक स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि 3rd वीक से ही आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ मॉक्स को आप इंक्रीज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दूर आपका प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये मैं एक एवरेज व्यू आपको दे रही हूँ। मॉक में आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि वो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके ही आपका जो भी रिविजन होगा, जो भी आप डेली पढ़ेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको मॉक का एनालिसिस आपको बहुत कुछ दे सकता है, ओके। एनालिसिस से बहुत कुछ नए सीख सकते हो। एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि
किस टाइप का क्वेश्चंस आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आपको रखना होता है। ओके, सभी क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, मतलब सभी क्वेश्चंस में करूंगी 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस करके आऊंगी, ऐसा मेंटालिटी लेके अगर एग्जाम हॉल में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर कोई एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, जस्ट नहीं हो रहा है, तो आप वो छोड़ दो। आप ट्राई करना कि आप कर पाओ, बट अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने शुरू हो जाए तो मुझे लगता है वो आपको छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आपने मैथ्स का कोई भी शॉर्ट ट्रिक सीखा है तो उसे आप यूज करना, बट अगर आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर का या कोई भी आपने शॉर्ट ट्रिक्स अभी तक नहीं सीखा है तो मैं आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करती हूँ कि आप ये लास्ट 1 महीने में वो ना सीखे। ओके, आपने जिसका नहीं सीखा है वो चैप्टर आप रिगोरसली प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बट क्या होता है कि आप जो मैथ्स ट्रिक्स होता है ना, जो ट्रिक्स यूज करके हम लोग एग्जाम में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस एक लॉन्ग टाइम का होना चाहिए। मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एक मैथ्स आपको घर पे दे देगा, आप कर लोगे, बट एग्जाम हॉल में आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत वेरी करता है। टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमें एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर वो कंप्लीट करना होता है। तो हो ही सकता है कि कोई भी मैथ्स का ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स आपने सीखा है, बट हो सकता है कि उतने कम टाइम में वो आप एग्जीक्यूट ना कर पाओ। एंड उसके साथ साथ क्या होता है, जो भी नॉर्मल रूल्स होता है, जो भी नॉर्मल रूल्स अप्लाई करके हम वो करते हैं, वो भी हम भूल जाते हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर या आपने सीखा ही नहीं मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप अब ना सीखे। ठीक है, तो आई होप कि मैं क्लियर हूँ, मैं जो भी आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो भी आपका स्ट्रैटेजी एंड रूटीन होना चाहिए, जैसे मैंने मेंटेन किया था वही मैं आपके साथ शेयर किया। सो दैट्स ऑल। बहुत अच्छे से सब लोग पढ़ते रहिए, ये आपका ही टाइम है, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और 1 महीना आपको डिवोट करना है आपके प्रिपरेशन के ओर। ठीक है, एंड कोई भी नेगेटिव बातें जिससे आपको डिमोटिवेशन मिलता है उससे आप एकदम दूर रहिए। कोई ये पर्सन हो, कोई ये थिंग हो, जो भी हो, उससे आप दूर रहिए। ठीक है, एक अच्छा सा एटमोसफियर क्रिएट करिए आपके आसपास जो आपके पढ़ने के लिए सूटेबल हो, एंड आप पढ़ते रहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।